हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय में अध्याय 3 है। उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैंने पिछले वाले अध्याय बहुपद में आप लोगों को बताया ही था कि समीकरण या व्यंजक किसे कहते हैं। तो इसमें फिर बता दे रहा हूँ क्या कि कुछ ज्ञात व कुछ अज्ञात संख्याओं के योग, अंतर, गुणा अथवा भाग से बने पदों को क्या कहते हैं? हम समीकरण कहते हैं। योग माने होता है जोड़, अंतर माने होता है घटाव और गुणा माने जानते ही हो और भाग माने पता ही है आप लोगों को। तो इस प्रकार से कुछ ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से और भाग करने से जो पद बनते हैं उन पदों को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ आपका पहला उदाहरण x² + 2x - 5। इसमें ज्ञात संख्याएं कौन सी हैं? 5 और 2 है ना। ये इनका मान क्या है? ज्ञात है, इनका एक निश्चित मान है। और अज्ञात संख्या क्या है? x है ना, जिसको हम वर्णमाला के अक्षरों के रूप में दर्शाते हैं। तो इस प्रकार इस x का वर्ग कर दिया जाए, यानी x में x का गुणा हो और फिर उसको जोड़ा जाए किसमें? 2 और x का गुणा करके, तब क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। या फिर दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है x + y = 2, यानी दो अज्ञात राशियां हैं x और y। इनको क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो उनके जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। या दो अज्ञात राशियां x - y है, इनको जब घटा दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन कथनों को जो दर्शाया गया है इनको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं हम कथनों के माध्यम से कि x में x का गुणा किया जाए और उसका माने x का 2 गुना किया जाए और उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 प्राप्त होता है। या प्राप्त मान में से फिर 5 घटा दिया जाए तो 0 प्राप्त होता है ना। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, कथन के रूप में कहें तो, कि दो अज्ञात राशियों को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, दो अज्ञात राशियों को घटाने पर 0 प्राप्त होता है ना। अब है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले अध्याय में कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण जिनमें सबसे बड़ी घात कितनी होती है? 1 होती है ना। ऐसे समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं है ना। तो ये जो परिभाषा मैंने बताई थी आपको वो बहुपद के अंतर्गत बताई थी, जिसमें केवल एक ही चर राशि होती है ना। अब इसमें एक से अधिक यानी 2 चर राशियां होंगी और उन 2 चर राशियों से जो समीकरण बनेगा उस समीकरण की एक घात ही होगी है ना। उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें 2 चर अथवा अज्ञात राशि होती है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये देख लीजिए x + y = 2। ये रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें x और y दोनों पदों में घात क्या है? 1 है, यानी इसका मतलब ये रैखिक समीकरण हुआ। और दो अज्ञात राशियां हैं इसमें x और y, इसलिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए। इसका जो है इसका अन्य उदाहरण ये भी है 3a - b = 12 है ना। फिर 4p - 2q + 2q = 15। इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? युग्म माने क्या होता है? जोड़ा।
तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ में रख दिया जाए, है ना, हल करने के लिए उनको क्या किया जाए, एक साथ में रखा जाए, तो दो जो है चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनका जोड़ा क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। या इसको इस तरह से भी कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 7, ये एक रैखिक समीकरण हुआ, और दूसरा है 3x माइनस 4y बराबर 5, है ना, ये दूसरा समीकरण हुआ। इन दोनों समीकरणों को एक साथ ले लिया गया तो ये रैखिक समीकरण का एक युग्म हो गया, है ना। इसी प्रकार से 4a माइनस 3b इक्वल 7 और 5a प्लस 2b इक्वल 19, है ना, ये दो रैखिक समीकरण हैं, इनको एक साथ ले लिया गया तो ये क्या हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म हो गया। अब बात आती है कि कोई भी जो रैखिक समीकरण होगा वह युग्म कब संगत होगा और कब असंगत होगा। तो संगत युग्म कब होगा, जब रैखिक समीकरण का युग्म का जो है एक या एक से अधिक या अनेक हल हो, तो यह युग्म क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, है ना। अर्थात कहने का मतलब जब समीकरण को सॉल्व किया जाए और दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर युग्म का जो है एक हल प्राप्त हो या अनेक हल प्राप्त हो, तो वह युग्म क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। और यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, है ना, कोई हल ना हो, तो यह क्या कहलाएगा, असंगत युग्म कहलाएगा। अभी इसको किस तरह से समझ सकते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। जैसे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं इनका व्यापक रूप क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब इनके जो गुणांक हैं x और y के और अचर पद हैं, इसकी हम तुलना करेंगे, अर्थात इनका अलग अलग अनुपात निकालेंगे। और जब अनुपात निकालने पर a1 बटा a2 का अनुपात b1 और b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर ना हो, तब यह जो है हल होगा, जो एक, तब इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, एक हल होगा। यानी जब हम ग्राफ खींचेंगे इन दो समीकरणों के हलों को लेकर के, तो यदि एक ग्राफ से इस तरह की रेखा बनती है तो दूसरे ग्राफ से इस तरह की रेखा बनती है, यानी ये जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा यही इसका जो है हल होगा। समझ में आया। तो हम ये दो समीकरण लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल -1 और 3x प्लस वाई इक्वल 12। अब इसमें संगत गुणांकों की तुलना कर लेते हैं, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और b1 बराबर क्या हो जाएगा, संगत उसका जो व्यापक रूप है वो प्लस b1y है, मगर यहाँ पर -y दिया है, इसका मतलब इसका जो गुणांक होगा वो -1 होगा, यानी b1 का मान -1 होगा। और c1 बराबर, इसको हमने इस तरफ तो लिया था तो ये -1 है, इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो c1 बराबर आपका 1 हो गया। अब दूसरे समीकरण की तुलना करो तो a2 बराबर 3 है, a2x है तो यहाँ 3x, और प्लस b2y है तो यहाँ 2y, यानी b2 के जगह पर 2 है, तो b2 बराबर 2, और c2 बराबर है प्लस c2 है, बराबर के उधर है 12, तो उसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा, तो c2 बराबर क्या हो जाएगा, -12। अब हम तब क्या हो जाएगा, इस रूप में जमाएं तो a1 बटा a2 यानी 1/3
बराबर b1 बटा b2 यानी -1/2। तो देखो 1/3 और -1/2 क्या बराबर है? बराबर नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा? इस युग्म का एक और केवल एक हल होगा। जब हम इसका जो है हल करेंगे तो इसका x और y का दोनों के लिए क्या होगा? एक निश्चित मान प्राप्त होगा। और यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर जो भी बने ग्राफ की रेखा होगी वो क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु इसका हल होगा। अब दूसरा जो वो है कि इन दोनों समीकरणों के गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के और बराबर नहीं c1 बटा c2 के, तब इसका कोई हल नहीं होगा। यानी जब हम इन दो समीकरणों को सॉल्व करें, अनुपातों की तुलना करें, तो a1 और a2 में वही अनुपात हो जो b1 और b2 का हो, परंतु तीसरा अनुपात जो c1 और c2 का है वो इनके बराबर ना हो, तब इस प्रकार हल किया जाएगा उस समीकरण को, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा और यह समीकरण कैसा कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। ये समीकरण संगत है ना, और ये असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब इनका हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। एक समीकरण से जो रेखा इस तरह से प्राप्त होगी तो दूसरे समीकरण से रेखा इस तरह से प्राप्त होगी, यानी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए उदाहरण लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150। अब इसको जो है हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो ऊपर वाले के लिए a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 1 और c1 बराबर के चिन्ह के विपरीत है, धनात्मक है, तो उसका विपरीत चिन्ह लेंगे -160। और a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -150। अब तुलना करें, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लें, तो 2 बटा 2 बराबर 1 बटा 1 बराबर -160 बटा -150। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 बराबर 1 यानी 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1 और बराबर ये माइनस से माइनस और 0 से 0 कटा, तो ये 16 बटा 15। तो ये और ये तो बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तब इसको यदि हल किया जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा और ग्राफ खींचेंगे तो दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। अब हम तीसरे शर्त की बात करते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तब इसके अनेक या अनंत हल होंगे। जैसे दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरणों के गुणांकों की हम तुलना करें और गुणांकों की तुलना करके तीनों का मान क्या हो? बराबर आए, अनुपात बराबर आए। अब इसके लिए हम ये दो उदाहरण लेते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 और 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल 0। अब इसकी दोनों समीकरणों से तुलना करेंगे तो ऊपर वाले समीकरण की तुलना करेंगे तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3। तुलना करो इस समीकरण से, a1 के जगह पर 9 है, b1 के जगह पर 3 है और c1 के जगह पर 12 है। इसी प्रकार से a2 के जगह पर 18, b2 के जगह पर b2 के जगह पर 6 है और c2 के जगह पर 24 है। तुलना करो तो 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 बराबर 12 बटा 24। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा
देखें कि तीनों अनुपात बराबर आ गया है, यानी इस समीकरण के अनेक या अनंत हल होंगे। और यदि इन दोनों समीकरण के प्राप्त मानों से हम ग्राफ खींचें तो जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो एक दूसरे के संपाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। मान लीजिए इस एक समीकरण का ये 3 मान प्राप्त हुआ है, तो दूसरे समीकरण का अन्य 3 मान इनके उस रूप में प्राप्त होगा, यानी दोनों रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी।